नमस्कार, मेरा नाम राजीव अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट स्कीम, बेसिकली रिव्यू ऑफ ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क अंडर फेमा, जो आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर एक ड्राफ्ट स्कीम के तौर पे अभी भी पोस्टेड है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली वही पीडीएफ है। मैं कुछ एक्सट्रैक्ट इस पीडीएफ के आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली ये रिव्यू क्या है? एक मार्च 2006 में सबसे पहले आरबीआई ने रिव्यू किया अपने ऑथराइजेशन के प्रोसीजर को, और उस रिव्यू में उन्होंने सेक्शन 10(1) में जो आप सबके पास लाइसेंसेस करंटली अभी एक्टिव हैं, उन सबको उसी तरीके से एफएफएमसी बनाने की योजना बनाई और आपको लाइसेंस इशू करे। अब दिसंबर 2023, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 17 साल के बाद आरबीआई ने दोबारा अपने ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क को रिव्यू किया है, और उस रिव्यू के अनुसार उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिसको फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट स्कीम बोलते हैं, और वो स्कीम उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड करी है एज ड्राफ्ट। ये स्कीम 31 जनवरी 2024 तक एक जनरल पब्लिक के कमेंट्स के लिए ओपन है। आपको कोई भी सुझाव देना है तो रिजर्व बैंक को आप दे सकते हैं, और रिजर्व बैंक को अगर वो सही लगता है तो उनको वो कंसिडर करके फाइनल पॉलिसी रिलीज करेंगे। तो आइए इस पॉलिसी में से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इस पॉलिसी का मेजर फोकस दो चीज़ों के ऊपर है। सबसे पहला, आपको एक तो फॉरेन एक्सचेंज एफएफएमसीज की कैटेगरीज को अब ख़त्म कर दिया जा रहा है। इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत आपके पास पहले के टाइम पे AD1 AD2 एफएफएमसी कैटेगरी हुआ करती थी। एफएफएमसी में भी यूनिफाइड सिंगल ब्रांच हुआ करती थी। अब इस पॉलिसी के तहत सिर्फ AD1 और AD2 कैटेगरी चलेगी, और AD2 और AD1 चाहे तो FXCS बना सकते हैं अपने अंतर्गत। मतलब देयर इज नो सच स्मॉल डीलर कैटेगरी विच इज कॉल्ड एफएफएमसी। जो 25 लाख की कैटेगरी, 50 लाख के डीलर हुआ करते थे, अब वो नहीं रहेंगे। तो जो एक अब इसमें सबसे पहले दूसरा इसका मेन उद्देश्य है परपेचुअल लाइसेंस देना है AD2 डीलर्स को। अभी करंटली AD2 डीलर्स जो होते हैं वो कोई 1 साल के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहा है, कोई 2 साल के लिए किसी का रिन्यूअल चल रहा है। इस प्रोसीजर से बचाने के लिए उनको लाइसेंस इशू करना चाहती है रिजर्व बैंक, परपेचुअल लाइसेंस देना चाहते हैं, ताकि उनको हर बार रिन्यूअल के प्रोसेस से बच जाएँ वो, और वो ईजिली अपना काम कर सके करेंसी को फ्लो मेंटेन रहे प्रॉपरली थ्रू आउट द इकोनॉमी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। आइए इसके अंदर सेकंड हमारा ऑन द पेज नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट। फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट कौन है? फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट सिर्फ AD1 और AD2 ही फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट इशू कर सकते हैं, जिसको FXCS बोला जाता है। अब फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट बनने की कंडीशन रिजर्व बैंक ने कोई इशू नहीं करी है अभी तक। आने वाले टाइम में डेफिनेटली अगर कोई भी रिजर्व बैंक की तरफ से अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हम आप तक पहुंचाएंगे उसका संस्करण करके। तो अगर देखें कि फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट करंटली AD2 और AD1 चाहे तो बनाएंगे अपनी पॉलिसीज के फ्रेमवर्क के तहत, उनको जैसा सही लगेगा वो उसको फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट बनाएंगे। फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा रिजर्व बैंक से। उसको जो भी बात करनी है AD2 या AD1, या बोले अपने प्रिंसिपल से बात करें, रिजर्व बैंक से उसका कोई लेना देना नहीं है। करंटली जो FFMC और RMC का रिश्ता होता है, वही एजेंसी रिश्ता, वही सेम रिश्ता AD2 और फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट शेयर करेंगे। पर यहाँ पे एग्जैक्टली RMC वाली पावर्स नहीं है। फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट के पास RMC से ज़्यादा पावर है। RMC के केस में जब हम FFMC और RMC की बात करते हैं, तो FFMC का जो RMC होता है, RMC के पास सिर्फ करेंसी मार्केट से खरीदने की पावर होती है, बेचेगा वो अपने FFMC को ही। सेम पर इस केस में फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट स्कीम में आप AD2 से अगर आपने फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट का एक अप्रूवल ले लिया है, तो आप उसके बिहाफ पे करेंसी खरीद भी सकते हो, करेंसी बेच भी सकते हो मार्केट में। पर जो बल्क में डील है वो सिर्फ अपने प्रिंसिपल के साथ ही करोगे। अगर आप मार्केट से करेंसी खरीद रहे हो, बेच नहीं पा रहे हो, तो बेचोगे सिर्फ अपने प्रिंसिपल को ही। और अगर आप करेंसी बेचना चाहते हो, करेंसी खरीद नहीं पा रहे हो, तो खरीदोगे सिर्फ अपने प्रिंसिपल से ही। दिस इज द एंटायर स्कीम। आपका फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट इज वेरी मच पावरफुल देन RMC, क्योंकि फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट करेंसी बेच भी सकता है, करेंसी खरीद भी सकता है। बल्क में सिर्फ वो एक ही व्यक्ति से डील करेगा जो कि उसका प्रिंसिपल है।
दूसरा परपेचुअल ऑथराइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली मेरी ये आज की वीडियो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज डीलर के लिए है। फॉरेन एक्सचेंज डीलर क्योंकि थोड़ा सा इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को लेकर थोड़ा सा परेशान है, तो मैं चाहता हूं कि उनको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले कि फॉरेक्स कॉरस्पॉन्डेंट कौन है और फॉरेक्स कॉरस्पॉन्डेंट की पावर्स क्या क्या है। अब सवाल ये आता है कि अब फॉरेन एक्सचेंज डीलर करंट सिनेरियो, अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, आज है 28 दिसंबर 2023 और 26 दिसंबर को ये स्कीम रिलीज हुई थी। 26 दिसंबर को स्कीम रिलीज हुई, 31 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है कमेंट्स की। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं कि 1 अप्रैल 2024 से ये स्कीम लागू कर दी जाती है। अगर इसमें कुछ चेंजेस आए या नहीं आए, एग्जैक्टली यही स्कीम अगर लागू हो जाती है तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज डीलर भाई जो है उसको क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध है। एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2024 को ये स्कीम एप्लीकेबल हो गई और अब एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर का लाइसेंस 30 जून 2024 को एक्सपायर हो रहा है। एपी कनेक्ट उस डीलर का हो चुका है। अब 30 जून 2024 को लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, 60 दिन पहले उसको रिन्यूअल की एप्लीकेशन डालनी थी। अब क्या ऑप्शन है उसके पास, वो क्या करे? सबसे पहला ऑप्शन उसके पास वो AD2 बन जाए। AD2 बनने अगर AD2 बनने की क्षमता उसकी है तो वो रिजर्व बैंक को एप्लीकेशन दे कि मैं AD2 बनना चाहता हूं, और आप सब देख सकते हैं आपके एपी कनेक्ट लॉगिन के अंदर AD2 का ऑप्शन आ रहा है। आप AD2 की एप्लीकेशन डाल सकते हैं वहां से। दूसरा ऑप्शन, आप रिजर्व बैंक को बोलिए मैं FFMC ही रहना चाहता हूं। अगर आप ये चुनाव करते हैं कि आप FFMC ही रहेंगे तो रिजर्व बैंक आपका रिन्यूअल कर सकता है। अगर आपने नियम कायदे कानून को प्रॉपरली फॉलो किया है अपने काम करने के दौरान, तो डेफिनेटली रिजर्व बैंक आपको रिन्यू कर सकता है और आपको FFMC ही रहने दे सकता है। पर FFMC का लाइसेंस जो आपको इशू होगा वो 2 साल तक के लिए ही होगा। मतलब आपका जो लाइसेंस की लास्ट अवधि होगी वो 31 मार्च 2026 ही होगी, उसके आगे नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन, वो फॉरेन एक्सचेंज डीलर अपना लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले रिजर्व बैंक को एक एप्लीकेशन दे कि मैं अपना लाइसेंस सरेंडर कर रहा हूं अंडर फॉरेक्स कॉरस्पॉन्डेंट स्कीम, और लाइसेंस सरेंडर करने के बाद वो एक AD2 से फॉरेक्स कॉरस्पॉन्डेंट का लाइसेंस ले ले और अपना जीवन यापन कर सकता है। करेंसी बेचे, करेंसी सेल करे, जो भी सेल परचेज करे वो AD2 को बताए और अपना इस तरीके से अपना बिजनेस को रन कर सकता है वो चाहे तो। अब इसमें कनेक्टेड एक प्रॉब्लम ये आती है कि एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर, अगर एक छोटा फॉरेन एक्सचेंज डीलर है, यहां पे एक और कंडीशन रिजर्व बैंक ने लगाई है कि ऑप्शन टू कन्वर्ट फॉर द AD2 सिर्फ उसी डीलर को अवेलेबल है जो डीलर बड़ा है। जो छोटा फॉरेन एक्सचेंज डीलर है उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो AD2 में जाए। छोटे फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो वो FXCS बन जाए, अपना लाइसेंस को फॉरेक्स कॉरस्पॉन्डेंट स्कीम के तहत सरेंडर कर दे और AD2 का FXCS बन जाए और अपने लिमिटेड पावर्स के साथ अपना जीवन यापन करे, या फिर वो रिजर्व बैंक को याचिका दे कि मैं FFMC ही रहना चाहता हूं। तो उस केस में रिजर्व बैंक उसका 2 साल तक के लिए रिन्यू कर सकती है, पर उसके बाद उसको बनना ही पड़ेगा FXCS। और अगर आप बड़े फॉरेन एक्सचेंज डीलर हो तो आपके पास AD2 बनने का भी ऑप्शन है, FXCS बनने का भी ऑप्शन है और FFMC में रहने का भी ऑप्शन है। FFMC रहोगे तो 2 साल के लिए ही आपके पास टाइम लिमिट है। अब बड़ा फॉरेन एक्सचेंज डीलर कौन है, छोटा फॉरेन एक्सचेंज डीलर कौन है? बड़ा फॉरेन एक्सचेंज डीलर वही है जिसका टर्नओवर पिछले 2 साल का एवरेज 50 करोड़ से ज्यादा है। अब टर्नओवर की डेफिनेशन के लिए आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन फॉर्म में डाल रखा है। आप देखिए वहाँ पे सब डिटेल, ये बहुत अच्छे RBI ने बनाया है, आप इसको पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद आपको सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, 3 बातें हैं यहाँ पे। अगर आपने कोई भी लाइसेंस आज से पहले वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है तो 3 साल का कूलिंग पीरियड है आपके ऊपर, आप इस स्कीम के तहत कुछ नहीं बन सकते। अगर आपका रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रिवोक किया है तो फिर आपके ऊपर 3 साल का कूलिंग पीरियड है। अगर रिजर्व बैंक ने आपकी फाइल को रिजेक्ट किया है तो फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड है आपके पास। पर अगर आपने लाइसेंस को सरेंडर किया है अंडर फॉरेक्स कॉरस्पॉन्डेंट स्कीम तो 3 साल का कूलिंग पीरियड नहीं है। आप अब इस पर्टिकुलर वीडियो का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आप सब तक ये मैसेज पास ऑन करूं कि देखिए ज़रूरी नहीं है हर अब यहाँ पे एक FFMC के ऊपर दुविधा है। दुविधा क्या है? देखो,
अगर ये पर्टिकुलर जो स्कीम है ये एप्लीकेबल हो गई तो मेरा फॉरेन एक्सचेंज डीलर एक दुविधा में आता है। दुविधा ये है कि मेरे पास 10 करोड़ नहीं है AD2 बनने के लिए और मैं FXCS बनना नहीं चाहता, क्योंकि जीवन भर मैंने खुद काम किया है, अपने तरीके से काम किया है। अब मैं कि दूसरी बड़ी कंपनी के संरक्षण में कैसे काम कर लूँ, और FFMC में रहना नहीं चाहता, क्योंकि FFMC का कोई भविष्य नहीं रहा। तो मैं इसमें क्या करूं, मैं AD2 बन नहीं सकता, FXCS बनना नहीं चाह रहा मैं, और FFMC में बनूंगा नहीं, ना मैं रिन्यूअल चाहता। तो इस केस में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब मिलके AD2 बनाएं और AD2 की एनहांस सर्विसेज का फ़ायदा लीजिए, अपना बिजनेस को रन कीजिए। अगर आपको आपका निर्धारित पार्टनर ढूंढने में कोई हेल्प चाहिए तो आप लूसेंट एडवाइजर्स को संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अटैच्ड है, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID डाल दीजिए। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके ही एग्जैक्टली आप जैसे एक और व्यक्ति मिलके, 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति मिलके एक AD2 की कैटेगरी को फुलफिल करें और AD2 बने। तो समय ये आ गया है कि आपको ग्रो करना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं रहा कि जैसे चल रहे थे 25 लाख रुपए से 50 लाख रुपए से आप वैसे चलते रहेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू चेंज विद दिस चेंजिंग एयर। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ट्राई टू ग्रो in the fastest manner as you can and be the AD2 in the upcoming 2 years, because after that only AD2 will be able to survive the entire forex industry. So tab tak ke liye thank you so much, bye.